बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये वक्त होता है सन 1944 का। चारों तरफ युद्ध चल रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और इसी वक्त में हैंक नाम के एक अमेरिकन पायलट का प्लेन क्रैश होता है। वो साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड पर जाकर गिरता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक और प्लेन क्रैश हो रहा है जो कि जापान के एक पायलट का होता है। अब क्योंकि जापान और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है इसीलिए दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी पहाड़ी की चोटी पर दो बड़े बड़े हाथ आते हैं और ये हाथ होते हैं एक जाइंट एप के। यहाँ से कहानी जाती है सीधा सन 1973 में, जहाँ पर बिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मोनार्क है उसका हेड है। वो सेनेटर के पास जाता है और उन्हें एक आइलैंड का मैप दिखाता है। बिल कहता है कि इस आइलैंड के बारे में दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता, सिर्फ पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है। इस आइलैंड को स्कल आइलैंड कहा जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर ने इस जगह को अधूरा छोड़ दिया। यहाँ से जाने वाला शिप और प्लेन कभी किसी को दोबारा नहीं दिखता। ये जगह बर्मुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। सन 1954 में जब इस जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं थे बल्कि वो किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। और अगर इस जगह हम खोज करने के लिए जाएं तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है, पर सेनेटर इन्हें इजाजत नहीं देता। दरअसल इन्हें फंड की जरूरत है। पर जब सेनेटर को बताया जाता है कि 3 दिन बाद रशिया का एक सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा और इसके बाद जो तस्वीरें हमारे पास है वो रशिया के पास भी होंगी, ये सुनकर सेनेटर इन्हें इजाजत दे देता है और इसके बाद ये पूरी की पूरी टीम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। इनके साथ जेम्स कॉनार्ड भी होता है जो वियतनाम वॉर लड़ चुका है और इस पूरी यात्रा में जेम्स इन्हें गाइड करेगा। ये सब के सब पानी के एक बहुत बड़े शिप से आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर्स में आगे जाना है पर आगे एक बहुत बड़ा तूफान होता है, इसीलिए आगे कोई भी नहीं जाना चाहता। बिल कहता है कि हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। बिल की बात सब मान जाते हैं और हेलीकॉप्टर्स में तूफान के अंदर एंटर कर जाते हैं जहां पर बहुत तेज बिजलियां चमक रही होती है। और जब ये उस तूफान को पार करते हैं तो ये स्कल आइलैंड पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये इस आइलैंड पर सिस्मिक बॉम्ब गिराते हैं। सिस्मिक बॉम्ब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता बल्कि इससे धरती में कंपन पैदा होती है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि धरती के नीचे क्या है। ये अपने मॉनिटर में देखते हैं कि धरती नीचे से खोखली है, यानी कि नीचे बहुत सारा खनिज पदार्थ है। ये पूरे आइलैंड पर इसी तरह से बॉम्ब गिरा रहे होते हैं और तभी एक हेलीकॉप्टर से एक बहुत बड़ा पेड़ आकर टकराता है जिससे वो क्रैश हो जाता है। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट एप खड़ा है। ये जाइंट एप इतना बड़ा होता है कि इनके हेलीकॉप्टर्स उसके सामने खिलौने जैसे लगते हैं। ये सब उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जिससे एप गुस्से से भर जाता है और एक एक करके लगभग इनके सभी हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर देता है। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स में जितने लोग बचते हैं वो 2 टीम्स में बच जाते हैं। एक टीम को लीड करता है जेम्स और दूसरी को बिल जिसने यहाँ आने का प्लान बनाया था। उसके साथ कर्नल भी होता है जो अपने आदमियों को खोने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो बिल को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ सच बताओ। बिल बताता है कि आज से 30 साल पहले मैं ल्योटन नाम के एक शिप पर था जो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसमें 1000 लोग थे। उस पूरे शिप में एक मैं ही बचा था। सबको बताया गया कि वो शिप डूब गया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शिप डूबा नहीं था बल्कि उसे एक मॉन्स्टर ने डुबाया था। मैं 30 सालों तक लोगों को ये बताता रहा लेकिन कभी किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इस दुनिया में मॉन्स्टर होते हैं, हमसे पहले उन्हीं का इस धरती पर राज था और आज नहीं तो कल वो हम तक पहुंच जाएंगे और हम सबको जमीन के नीचे दफन करके एक बार फिर से इस पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमें यहाँ से पूरे सबूत के साथ सुरक्षित वापस ले जाओ ताकि हम वो सारे सबूत मिलिट्री को दिखा सकें और वापस आकर इन सब मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दें। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और उसके साथियों को दिखाया जाता है। जेम्स सबको कहता है कि हमें नदी के सहारे समंदर तक पहुंचना होगा, वहां पर हमारा शिप 3 दिनों तक रहेगा। हम किसी तरह से सिग्नल भेजेंगे ताकि वो हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल लें। और जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो पानी से एक बहुत बड़ा ईवी बाहर निकलता है जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। जेम्स कहता है कोई गोली नहीं चलाएगा और जब ये गोली नहीं चलाते तो ईवी इन्हें बिना कुछ कहे लौट जाता है। अभी आगे पहुंचते हैं जहां पर कुछ खंडर होते हैं
और अगले पल बहुत सारे आदिवासी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये भी उन पर गन तान देते हैं, पर इससे पहले कि ये समझ पाते कि इन्हें क्या करना है, यहाँ पर हैंक आ जाता है। हैंक वही यूएस सोल्जर है जिसका प्लेन आज से 28 साल 11 महीने पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था। वो इन्हें समझाता है कि कबीले वाले इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, और इसके बाद हैंक इन्हें कबीले वालों के गांव ले जाता है जहां पर एक बहुत पुराना शिप भी होता है। हैंक कहता है कि मेरे आने से 10 साल पहले ये शिप यहाँ पर आया था, और जब इस शिप के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि जाइंट एप जिसने इनके ऊपर हमला किया था उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, और यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं। इस आइलैंड पर जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरह से खामोश होते हैं। इन सब का हमेशा के लिए मौन व्रत होता है। यहाँ पर हैंक सबको एप के बारे में बताता है कि जिस एप ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसका नाम कॉन्ग है, वो यहाँ का राजा है, वो यहाँ पर सबकी सुरक्षा करता है। जब मेरा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था तो एक जैपनीज प्लेन भी क्रैश हुआ था और उसका पायलट मेरा दोस्त बन गया था, लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसे जीव हैं जो छिपकलियों की तरह दिखते हैं, उन्हें मैं स्कल क्रॉलर कहता हूँ। वो मेरे जैपनीज दोस्त को खा गए। उन सभी छिपकलियों में एक छिपकली इतनी बड़ी है जो कॉन्ग के पूरे परिवार को, पूरी जाति को खा गई, और अब कॉन्ग अपनी जाति का आखिरी बचा हुआ है जो अब भी बढ़ रहा है। कहा जाता है कि अगर कॉन्ग खत्म हो गया तो विशाल स्कल क्रॉलर बाहर आ जाएगी और यहाँ इस आइलैंड पर हर एक चीज को खत्म कर देगी। ये हैंक से पूछते हैं कि कॉन्ग ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। हैंक इन्हें बताता है कि ये आइलैंड कॉन्ग का घर है, अगर तुम किसी के घर पर बॉम्ब ब्लास्ट करोगे तो वो तुमसे इसी तरह से पेश आएगा। साथ ही जब तुमने बॉम्ब गिराए थे तो नीचे से स्कल क्रॉलर ऊपर आ गए थे जिन सबको कॉन्ग ने खत्म कर दिया, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाता। ये हैंक को बताते हैं कि 3 दिनों में हमें आइलैंड के दूसरे छोर तक पहुंचना है जहां पर समंदर में हमारा शिप हमारा इंतजार कर रहा है। हैंक इन्हें कहता है कि तुम वहां 30 दिनों में भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे पास एक बोट है जिससे हम 3 दिनों में उस जगह पहुंच सकते हैं, पर पहले हमें उसे रिपेयर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर पैकर्ड बिल और उसके लोग जंगल से आगे बढ़ रहे हैं। तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है। ये उस मकड़ी को खत्म कर देते हैं। इन्हीं का एक और साथी होता है जो दोनों टीमों से अलग हो चुका है, जिसका नाम चैपमैन है, और जब वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सामने से कॉन्ग आ रहा है। कॉन्ग उसे नहीं देखता, और जब कॉन्ग पानी पीता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस हमला कर देता है। कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मारकर खा जाता है और इस जगह से निकल जाता है। चैपमैन इसके बाद एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, पर ये पेड़ नहीं होता बल्कि ये एक क्रिएचर है जो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके सामने स्कल क्रॉलर आ गया होता है, और ये स्कल क्रॉलर चैपमैन को खत्म कर देता है। वहीं कबीले में दिखाया जाता है जहां पर सब बोट को रिपेयर कर रहे हैं। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम मेसन है जो कि एक फोटोग्राफर है, और जब वो कबीले के बॉर्डर पर लकड़ी की बनाई हुई एक खतरनाक दीवार के दूसरी तरफ जाती है तो वो देखती है कि उनका हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े जंगली भैंसे के ऊपर पड़ा है जो अभी भी जिंदा होता है। मेसन हेलीकॉप्टर को उठाकर उस भैंसे की मदद करना चाहती है, पर हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। तभी यहाँ पर कॉन्ग आता है, वो हेलीकॉप्टर को अपनी 2 उंगलियों से उठा लेता है। मेसन कॉन्ग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर कॉन्ग उस पर हमला नहीं करता, बस उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और इस जगह से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सब के सब बोट से आइलैंड के दूसरे छोर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। ये दूसरी टीम जिसका लीडर अब कर्नल है क्योंकि बिल मर चुका है, उन्हें बताते हैं कि बहुत जल्दी हम तुम तक पहुंचने वाले हैं, पर तभी इनके ऊपर उड़ने वाले बहुत खतरनाक पक्षी हमला कर देते हैं जो इनके एक साथी को उठाकर ले जाते हैं और मार देते हैं। कुछ ही देर बाद ये दूसरी टीम से मिल जाते हैं जहां से इन्हें अब उस तरफ जाना है जहां पर इनका शिप है, पर कर्नल कहता है कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है क्योंकि वहां पर मेरा एक सिपाही जिसका नाम चैपमैन है उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दरअसल कर्नल पैकर्ड को नहीं पता कि चैपमैन अब मारा जा चुका है। हैंक यहाँ पर सबको चेतावनी देता है कि हमें वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर स्कल क्रॉलर है, लेकिन कर्नल पैकर्ड जेम्स को कहते हैं कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, साथ ही उन लोगों को ढूंढना जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और अब सब के सब वेस्ट की तरफ जाते हैं जहां पर ये सब एक कंकालों की घाटी तक पहुंचते हैं। हैंकमैन इन सबको बताता है कि ये जो कंकाल हैं ये डायनासोर्स के और कॉन्ग की फैमिली के हैं, और जब ये इस घाटी से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन पर वो स्कल क्रॉलर जिसने चैपमैन को मारा था वो इन पर हमला कर देता है। साथ ही यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी जो इनके एक साथी को नाव से उठा कर ले गए थे वो भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये सारे पक्षियों को मार देते हैं और साथ ही स्कल क्रॉलर को भी। हैंक कर्नल पैकर्ड को कहता है कि जल्द से जल्द हमें इस इलाके से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये स्कल
क्रॉलर का इलाका है, पर कर्नल पैकर्ड यहाँ पर अपने साथी चैपमैन के बिना नहीं जाना चाहता। तभी जेम्स उसे चैपमैन का लॉकेट दिखाता है। वो कहता है कि ये स्कल क्रॉलर के अंदर से निकला था, यानी कि वो मारा जा चुका है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कर्नल पैकर्ड कहता है कि मैं उसके हेलीकॉप्टर तक जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हथियार हैं जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं। ये सुनकर हैंक हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते, यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं, वो इस आइलैंड की रक्षा करता है। जेम्स कहता है वैसे भी चैपमैन को कॉन्ग ने नहीं मारा, उसे स्कल क्रॉलर ने मारा था, हमें खतरा स्कल क्रॉलर से है। कर्नल पैकर्ड कहता है कि मैं स्कल क्रॉलर्स को तो मारूंगा ही, साथ ही कॉन्ग को भी, क्योंकि उसने मेरे बहुत सारे सिपाहियों को मारा है। जेम्स कहता है कि अगर तुम हेलीकॉप्टर तक जाना चाहते तो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ बोट से शिप तक जाता हूँ ताकि हम उसे वहां पर रोक सकें। और इसके बाद कर्नल पैकर्ड अपने आर्मी सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वो सारा का सारा असला बारूद हेलीकॉप्टर में मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स, मेसन और बाकी के जितने भी सिविलियंस होते हैं वो सब के सब बोट की तरफ जा रहे होते हैं। जेम्स और मेसन सबको रास्ते में छोड़कर एक पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि ये देख सकें कि इनका शिप कहाँ पर है। जब ये पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तब तक रात हो जाती है और अगले पल इनके सामने कॉन्ग आता है। ये उसे देखकर डर जाते हैं और जल्दी ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेसन जो पहले भी कॉन्ग से मिल चुकी है वो उसे हाथ लगाती है, जिससे इन दोनों को एहसास होता है कि कॉन्ग एक शांति प्रिय एप है। तभी जंगल में एक ब्लास्ट होता है जो कर्नल पैकर्ड और उसके साथियों ने किया होता है। दरअसल उन्होंने कॉन्ग के लिए एक ट्रैप बिछाया है। कॉन्ग जब उस जगह पहुंचता है तो वो इनके ट्रैप में फंस जाता है। वो बुरी तरह से जल जाता है, जिस वजह से कॉन्ग बेहोश हो जाता है और अब ये कॉन्ग को बॉम्ब से उड़ाना चाहते हैं। पर इससे पहले कि ये ऐसा करते यहाँ पर जेम्स, मेसन और हैंक आ जाते हैं, जो कर्नल पैकर्ड को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उसे बॉम्ब ब्लास्ट करने से मना करते हैं। कर्नल पैकर्ड अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें खत्म कर दो, लेकिन अब उसके जो सोल्जर्स हैं वो भी उसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कॉन्ग इनका दुश्मन नहीं है बल्कि इनका दुश्मन स्कल क्रॉलर है। और तभी पानी के अंदर से एक जाइंट स्कल क्रॉलर बाहर निकलता है और इससे पहले कि वो इन सबको खत्म करता, कॉन्ग होश में आ जाता है। और इससे पहले कि कर्नल पैकर्ड बॉम्ब ब्लास्ट करता, कॉन्ग उसे अपने हाथ के नीचे दबा देता है। अब यहाँ पर कॉन्ग के बीच में और स्कल क्रॉलर के बीच में घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बाकी के सभी लोग अपनी बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और जब ये सब के सब बोट की तरफ जा रहे होते हैं, स्कल क्रॉलर इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें मारता, कॉन्ग स्कल क्रॉलर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और एक बार फिर से स्कल क्रॉलर और कॉन्ग के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं मेसन पहाड़ी की एक चोटी पर जाती है जहां से वो फ्लेयर गन चला देती है ताकि शिप में जो भी लोग हैं उन्हें सिग्नल मिल जाए। वहीं कॉन्ग और स्कल क्रॉलर की लड़ाई में कॉन्ग जंजीरों में फंस जाता है और इससे पहले कि स्कल क्रॉलर उसे मारता, इंसान उसके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिससे स्कल क्रॉलर का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है और वो उनकी बोट को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पर तभी कॉन्ग भी अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लेता है। दरअसल ये एक पुराने बहुत बड़े शिप की जंजीरें होती है जिसमें उसका एक ब्लेड भी होता है। कॉन्ग उस ब्लेड से उस स्कल क्रॉलर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। यहाँ पर जो मेसन पहाड़ी की चोटी पर होती है वो भी पानी में गिर जाती है, पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, कॉन्ग उसे पानी से निकाल लेता है। स्कल क्रॉलर अभी भी जिंदा होता है। वो उसी हाथ को अपने मुंह के अंदर डाल देता है जिसके अंदर मेसन है, लेकिन कॉन्ग उसकी जबान बाहर निकाल देता है जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी के किनारे रखता है जहां पर जेम्स उसके पास आता है। मेसन अभी भी जिंदा होती है और ये दोनों कॉन्ग को जाते हुए देखते हैं और इसके बाद ये सब भी अपने घर यूएस वापस लौट आते हैं, जहां पर हैंक को दिखाया जाता है जो सन 1944 में युद्ध के लिए गया था। आज 30 सालों बाद वो अपने घर आया है, जहां पर वो अपने बेटे जो कि अब 30 साल का हो चुका है उससे और अपनी पत्नी से मिलकर बहुत खुश होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स और मेसन को अपने सीक्रेट ऑफिस में रोक रखा होता है और तभी यहाँ पर ब्रूक और सेनली आते हैं जो कि इन दोनों के साथ आइलैंड पर थे और वो इन्हें बताते हैं कि कॉन्ग ही अकेला किंग नहीं है बल्कि यहाँ पर कुछ और भी है। ये इन्हें गॉडजिला और गिधोरा की लड़ाई की पेंटिंग्स दिखाते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है कि वो ऐसे जीवों को जो धरती पर इंसानों के लिए खतरा है उन्हें किसी भी तरह से इंसानों से दूर रखना या खत्म करना। इसका नेक्स्ट पार्ट है गॉडजिला, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस फिल्म का बजट था $185 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $566.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।